जय हिंद। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत में जितने भी राजपूत राजवंशों का उदय हुआ उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, ये हमारा प्राचीन इतिहास का यानी प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम टॉपिक होने वाला है। इसके बाद यानी कल से हम लोग इसी चैनल पे मध्यकालीन भारत की सफर करने वाले हैं। तो आज का ये टॉपिक लास्ट टॉपिक है। इसमें तो बहुत सारा थ्योरी दिया है, लेकिन जो भी इसमें से महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वही हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। हाँ जी, वही गुर्जर प्रतिहार वंश है ये जो हम कल बता रहे थे। दक्षिण भारत में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी कन्नौज को लेके 3 वंशों के बीच संघर्ष हुआ था। उसमें से एक राजपूत वंशज भी शामिल था जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार वंश। एक और था, ठीक है, पाल वंश और एक और राष्ट्रकूट वंश, यानी तीनों वंशों के बीच एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछता भी है बार बार आपके एग्जाम में। ओके, तो देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश जिसकी स्थापना करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, तो नागभट्ट प्रथम करता है। नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई थी। अगर पूछे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था, तो भैया जो इसकी स्थापना करेगा वही तो होगा ना, तो यही होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा की बात करें तो वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज ही गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थानांतरित की थी। हाँ, ये वही कन्नौज है जिसको लेके 3 त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे। 3 वंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुए थे। इस वंश का जो अंतिम राजा होता है वो होता है यशपाल। ओके, और दिल्ली आज के डेट में जो भारत की राजधानी है, इसके बारे में आप लोग तो अच्छे से जानते हैं, कभी ना कभी इसकी स्थापना हुई होगी। तो जो स्थापना किया था ना, तो इसी के समकालीन था, वो था तोमर नरेश अनंगपाल। ठीक है, वो भी इसी में आता है, गुर्जर प्रतिहार वंश में ही आता है। ठीक है, अनंगपाल। तो पूछता है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो अनंगपाल ने की थी। याद रखिएगा ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अनंगपाल। दिल्ली आज के डेट में जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उस दिल्ली नगर की स्थापना अनंगपाल ने ही की थी। कब की थी, तो 11वीं सदी में किया था, 11वीं सदी में। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट वंशज के बारे में, गढ़वाल वंश यानी राठौर वंश के बारे में। गढ़वाल वंश को राठौर राजवंश के भी नाम से जानते हैं। इसका जो संस्थापक था वो कौन था, तो चंद्रदेव था। गढ़वाल वंश यानी कि राठौर वंश का संस्थापक था वो चंद्रदेव था। इसकी राजधानी आज के डेट में जो वाराणसी है वही हुआ करती थी। और इसका सबसे शक्तिशाली जो राजा हुआ करता था वो था गोविंद चंद्र। कौन था, तो गोविंद चंद्र हुआ करता था। ये सब चीज रटने वाला है, ओके, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। अब देखो, गोविंद चंद्र की एक पत्नी थी, ठीक है, उसकी बहुत सारी पत्नियां थी। उसी में से एक प्राणी हुआ करती थी कुमार देवी। पहले के राजा महाराजा ना बहुत सारी शादियां करते थे, 2, 4, 10, जिससे मर्जी हुआ जो पसंद आ गई उसी से शादी कर लेते थे। उसी में की एक रानी थी जिसका नाम था कुमार देवी। इसने सारनाथ में, यहाँ सारनाथ में, ठीक है, सारनाथ में एक विहार बनवाया था। विहार क्या होता है, तो जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं, भ्रमण करने के लिए जाते हैं, जैसे बौद्ध विहार है ना, बौद्ध विहार, गया में बौद्ध विहार, वहां बहुत दूर दूर से दूसरे देशों से लोग घूमने आते हैं, तो उसको विहार कहा जाता है। विहार का मतलब बिहार राज्य नहीं, विहार, बी नहीं, विहार। ठीक है, तो उसने धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था। ओके, धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, कहाँ, तो सारनाथ में। अब पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो कौन होगा जो नहीं सुना होगा। ओके, पृथ्वीराज चौहान, तो भैया ये राजवंश में पृथ्वीराज चौहान नहीं है। ओके, वो चौहान वंश में है, लेकिन इसका जिक्र यहाँ पे इसलिए है क्योंकि इस वंश का यानी गढ़वाल वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था जयचंद्र, ये इस वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। इसकी जो बिटिया थी संयोगिता, उसको स्वयंवर से ही ये अपहरण कर लिया था। ये पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की बेटी संयोगिता को उसके स्वयंवर से ही अपहरण कर लिया था। अब आपने एक युद्ध के बारे में सुना होगा, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध के बारे में सुना होगा, जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। दोनों युद्ध, एक में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, एक में मोहम्मद गोरी की जीत होती है। लेकिन वो युद्ध का मुख्य रीजन जो था ना, वो यही था, ये अपहरण कर लिया, पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद्र की पुत्री को अपहरण कर लिया। तो जयचंद्र जो था ना,
वो उससे मिल गया जाके गौरी से और बोला कि आप आके आक्रमण करो, हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। समझे? तो इसीलिए दूसरा जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें जयचंद ने गौरी की सहायता की थी, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। कहते हैं ना महिला के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में इंसान अपना राजपाट सब बर्बाद कर देता है। तो वही हुआ था, समझे? ना अपहरण किया रहता, ना गौरी का साथ देता, ना एक तरह से पृथ्वीराज चौहान की हार होती। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें। तो पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही, यहाँ देखो, स्वयंवर से ही जयचंद की पुत्री जिसका नाम था संयोगिता, उसका अपहरण कर लिया था। इस वंश का जो अंतिम राजा था वह वही जयचंद था। संयोगिता के पिता जयचंद्र ही हुआ करते थे, राठौर वंश का अंतिम शासक, जिसे गौरी ने 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मार दिया था। देखो ये रोचक कहानी है। जयचंद्र ने गौरी को ही आमंत्रित किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हमला करने के लिए। वो तो आया, उसका सहयोग जयचंद्र ने दिया कि भैया हमारे पुत्री का अपहरण किया है तो हम तो सहयोग उसका देंगे और उसको हरवाएंगे, पृथ्वीराज चौहान को हरवाएंगे। लेकिन हरवा तो दिया पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन बाद में वही उसका जयचंद्र का भी राज हड़पने के बारे में सोचने लगता है और उस पर आक्रमण कर देता है और जयचंद्र का राज मार ओर के उसको खत्म करके उसका भी राज हड़प लेता है। कौन? तो मोहम्मद गौरी। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी विदेशी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। जब देखो घर का मामला हो ना, घर में कोई बात हो गई हो, कोई झगड़ा हो गया हो, तो उसमें बाहरी लोगों का सहायता लोगे ना, तो बाहरी लोग कभी भी आएगा तो अपना फायदा ही उठाएगा। इसलिए घर के मामलों में बाहरी लोगों का सहायता नहीं लेना चाहिए। जयचंद्र ने वही किया था। जयचंद्र ने तो अपना बदला ले लिया भाई पृथ्वीराज चौहान से कि भैया तूने हमारी बिटिया का अपहरण किया था तो हम तुम्हें हरवा दिए। लेकिन बाद में वही मोहम्मद गौरी इसी से उसी आक्रमण करके उसको मार देता है जयचंद्र को और उसी के राज को कब्जा कर लेता है ना? मजे की बात। आगे की बात करते हैं। आगे की तो देखो अब पढ़ेंगे हम लोग चौहान वंश। चौहान वंश इसको बोलते हैं। इसके जो संस्थापक था वो था वासुदेव। कौन था बुआ? तो वासुदेव हुआ करता था। चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव। इसकी प्रारंभिक जो राजधानी थी वही छत्र थी और बाद में जो राजधानी बनी वो अजमेर हुआ करता था। ओके, देखो चौहान वंश देने के कारण वो कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि चौहान वंश है जिसका संस्थापक पृथ्वीराज चौहान ही होगा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं है इसका संस्थापक। इसका संस्थापक जो है वो वासुदेव है। इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था ना वो विग्रहराज चतुर्थ विसल देव हुआ करता था। विग्रहराज चतुर्थ विसल देव। इसके बारे में बड़ा रोचक कहानी है। रोचक कहानी ये है कि 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक 2.5 दिन का झोपड़ा, एक मस्जिद है, 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था, इसलिए उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा था। वो एक मस्जिद है। तो जिस जगह पे वो मस्जिद बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, उस जगह पे पहले एक विद्यालय हुआ करता था और उस विद्यालय का निर्माण कराने का जो कार्य किया था ये विग्रहराज चतुर्थ विसल देव ही था। ओके, इसलिए ये नाम बड़ा ही फेमस हो जाता है। तो देखो 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय हुआ करता था। वो एक विद्यालय हुआ करता था, उसको बाद में ये मस्जिद बना दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। अब पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में एक कवि रहते थे जिसका नाम था चंद्रवरदाई। इनकी एक बहुत फेमस रचना है, ठीक है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो चंद्रवरदाई की। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो, जो ये पृथ्वीराज चौहान के राज कवि हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान के ये राज कवि हुआ करते थे। अब देखो रणथंभौर का जो जैन मंदिर है, रणथंभौर वही राजस्थान का जगह है रणथंभौर, वहां का जैन मंदिर बड़ा ही फेमस, बहुत ही। इसका निर्माण भी कौन करवाया था? तो ये पृथ्वीराज चौहान ही करवाया। इसका जो ऊपरी शिखर था, शिखर का निर्माण इसी ने करवाया था। तो ये पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो ये रणथंभौर का जैन मंदिर है, जैन मंदिर, उस जैन मंदिर का जो शिखर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने, या पृथ्वीराज चौहान कह सकते हैं, उसने करवाया था। आगे की बात करें हम लोग
आगे की बात करें तो तराइन का प्रथम युद्ध, ये बहुत ही फेमस युद्ध है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में होता है और किसके किसके बीच होता है, तो पृथ्वीराज तृतीय या कहिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और इसकी गौरी की हार हो जाती है। लेकिन उसी के बाद जयचंद है ना, कहते हैं ना तुम जयचंद, किसी मूवी में हम सुने थे, तू उस राज का जयचंद है, यानी जयचंद बर्बाद करने वाला इंसान को कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो हरा दिए थे पृथ्वीराज चौहान, तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिए। लेकिन दूसरे में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ उसमें जयचंद्र ने सहयोग कर दिया था मोहम्मद गौरी का, जिसके वजह से तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1191 में हुआ था उसमें गौरी की विजय हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। ओके, बताओ, घर का दुश्मन ही एक तरह से बाहरी दुश्मन का सहयोग करता है, घर का दोस्त किसी दुश्मन का सहयोग कर दे तो कितनी बुरी बात है। आगे की बात करें तो अब परमार वंश के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों, ठीक है। पहले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और दूसरे में किसकी हुई थी, तो दूसरे में मोहम्मद गौरी की हुई थी। ओके, एक 1191 में हुआ था और एक 1192 में हुआ था। अब देखो परमार वंश की बात करें तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र राज था। परमार वंश ये भी एक राजपूत वंश था, ठीक है। इस वंश का संस्थापक वो उपेंद्र राज था। इसकी जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। इसकी राजधानी धारा नगरी हुआ करती थी। प्राचीन राजधानी इसका उज्जैन था, प्राचीन में इसी का राजधानी उज्जैन हुआ करता था। लेकिन जब परमार वंश का स्थापना हुआ उस समय इसकी राजधानी धारा नगरी हुआ करती थी। परमार वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था ना वो था राजा भोज। ओके, परमार वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था कौन, तो राजा भोज हुआ करता था, राजा भोज। ओके, राजा भोज के बारे में आप पढ़ते हैं, ये बहुत ही एक तरह से किताबें ग्रंथ लिखे हुए थे। राजा भोज वाकई में बहुत विद्वान भी थे और शक्तिशाली शासक भी थे। देखो, राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में एक झील का निर्माण करवाया था, ठीक है, जिसका नाम था भोजपुर नामक झील। वो अपने ही नाम पे, भोज के नाम पे ही भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पे, तो भोपाल में। भोजपुर नामक झील कहाँ, तो भोपाल में। ओके, भोपाल में। कहाँ आ गए भैया, हाँ, चलो यहाँ पे देखो, भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा भोज ने करवाया था। आगे की बात करें तो इनके दरबार में देखो 2 लेखक रहा करते थे। एक का नाम था श्रीहर्ष, जिसकी रचना थी नसधीय चरित्र, और एक और लेखक रहते थे मेरुतुंग, जिनका एक रचना था प्रबंध चिंतामणि। इनकी रचना प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, और श्रीहर्ष की रचना नसधीय चरित्र। ये क्वेश्चन में आता है कि ये किनकी रचना है, नसधीय चरित्र किसकी रचना है, तो हर्ष की, और प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है, तो मेरुतुंग की। ओके, देखो राजा भोज जो थे वो एक चिकित्सक भी थे, गणितज्ञ भी थे और व्याकरण के बारे में भी इनको नॉलेज था। तो इन सब में इन्होंने ग्रंथ लिखा था, चिकित्सा में भी ग्रंथ लिखा था, गणित में भी और व्याकरण में, इन सबका नॉलेज इनके पास हुआ करता था। कविराज की उपाधि ये अपने आप को दिए थे। कविराज अपने आप को ये खुद कविराज की उपाधि से अपने आप को कविराज की उपाधि देने का कार्य किए थे राजा भोज, ठीक है। तो कविराज की उपाधि से विभूषित शासक कौन था, तो राजा भोज था। अब देखो, भोज ने अपनी राजधानी में एक सरस्वती मंदिर बनवाया था, सरस्वती मंदिर, और उसी सरस्वती मंदिर के परिसर में एक विद्यालय भी खुलवाया था, उसका नाम था संस्कृत विद्यालय। ओके, संस्कृत विद्यालय। और इन्होंने चित्तौड़, वही महाराणा प्रताप वाला चित्तौड़ की बात कर रहे हैं, उसमें एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था जिसका नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसके बारे में बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने। त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने करवाया था। तो ये तीनों निर्माण इनका याद रखिएगा। ओके, सरस्वती मंदिर कहाँ पे, तो अपनी राजधानी, और देखो संस्कृत विश्वविद्यालय उसी मंदिर के परिसर में, और त्रिभुवन नारायण मंदिर जो चित्तौड़ में बनाया गया था
वो भी राजा भोज ने ही बनवाया था। और एक भोजपुर नगर की स्थापना इन्होंने भी की। भोजपुर नगर की भी स्थापना इन्होंने किया था। भोजपुर नगर की स्थापना। आगे की बात करें तो अब देखो यहाँ खत्म हो जाता है परमार वंश का जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब देखो परमार वंश के बाद वहां पे तोमर वंश का शासन होता है, और जैसे ही तोमर वंश का शासन खत्म होता है तो वहां पे चौहान वंश का शासन आ जाता है। और अंत में 1297 में वहां पे अलाउद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नाम सुना होगा, उस पर एक मूवी भी बना है, तो वो उसका सेनापति रहता है, एक रहता है नसरत खां और एक रहता है उलुग खां। ये दोनों मालवा पे अधिकार कर लेते हैं। मालवा पे अधिकार कर लेने के बाद ये सारा वंश खत्म हो जाता है। ओके, अब पढ़ते हैं चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश, चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो था ननुक। कौन था? ननुक हुआ करता था। ननुक, चंदेल वंश का शासक संस्थापक ननुक। इसकी राजधानी थी वो खजुराहो, मध्य प्रदेश का खजुराहो का नाम सुना होगा, ठीक है, वही हुआ करती थी। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ना वो थी मध्य प्रदेश का ही कालिंजर। महोबा का नाम सुना हो, महोबा कालिंजर, ठीक है ना, वहीं पे हुआ करती थी। और राजा धंग ने, एक राजा धंग थे इसी वंश का, उन्होंने अपनी राजधानी क्या किया, कालिंजर से हटा के खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया। तो पहले राजधानी इसकी कहाँ थी? कालिंजर, लेकिन धंग ने इसकी राजधानी खजुराहो में कर दिया था। और चंदेल वंश का जो प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा की बात करें तो था यशोवर्मन। चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा था, कौन था? तो यशोवर्मन हुआ करता था, यशोवर्मन। ओके, अब देखो चंदेल वंश ये तो हो गया। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर, वहां के राजा हुआ करते थे देवपाल। ये प्रतिहार राजा, गुर्जर प्रतिहार राजा हुआ करते थे उस समय कन्नौज पे, उन्हीं का शासन हुआ करता था। उन पे यशोवर्मन ने हमला कर दिया, उनको हरा दिया। और हराने के उपरांत क्या करता है, तो वहां एक विष्णु की प्रतिमा वहां से प्राप्त करता है, विष्णु भगवान का प्रतिमा कन्नौज से लाता है और उसको खजुराहो के मंदिर में स्थापित कर देता है। ठीक है, कन्नौज से विष्णु भगवान का एक मूर्ति लाता है और वहां पे खजुराहो के विष्णु मंदिर में उसको स्थापित कर देता है। कौन कौन? ठीक है, तो यशोवर्मन। यशोवर्मन और इनके बीच तो गुर्जर प्रतिहार के एक राजा थे देवपाल, उनके बीच युद्ध होता है जिसमें देवपाल की हार हो जाती है और इसी यशोवर्मन की जीत हो जाती है। और जीत होने के उपरांत वहां से विष्णु भगवान की एक मूर्ति उठाता है, कहां से? कन्नौज से, और उसको ला के जो खजुराहो का मंदिर है वहां पे उस मूर्ति को स्थापित कर देता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, ये कई जगह आगे भी देखने को मिलेगा। कंदरिया महादेव मंदिर, उसका निर्माण धंगदेव ने करवाया था। कब? तो 999, ट्रिपल नाइन। ट्रिपल नाइन में कोर्स मिलता है ना बहुत सारा, तो उसी ट्रिपल नाइन में कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? धंगदेव ने, धंगदेव ने। अब चंदेल का एक शासक था जिसका नाम था विद्यासागर, सॉरी विद्याधर। ठीक है, विद्यासागर आ रहा है, विद्याधर। विद्याधर ने क्या था ना, विद्याधर था ना ये, इसने जो कन्नौज का जो प्रतिहार शासक था, इसका नाम था राज्यपाल, इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने का मुख्य रीजन क्या था ना, इसने जो विद्याधर था ना, विद्याधर ये राज्यपाल, उसने महमूद के सामने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। महमूद गजनी, वही महमूद गजनी के सामने इसने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। लड़ने से पहले ही उसके सामने माथा टेक दिया कि भैया हम ना लड़बो, हम तो तुम्हारे सामने अपना अधीनता स्वीकार करते हैं, हम आपका गुलाम बनते हैं। तो जब ये इसको पता चला तो ये गुस्साया। ठीक है, गुस्साने के बाद क्या किया, इसने इसको राज्यपाल को मार दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, कि भैया तूने महमूद गजनवी के सामने क्यों नतमस्तक हो गए, क्यों उसके सामने अधीनता स्वीकार कर ली, इसलिए मार दिया। विद्यासागर एक योद्धा भी था। ठीक है, तो अकेला वो विद्यासागर ही ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी से सफलतापूर्वक लड़ाई किया था। ठीक है, उसका प्रतिरोध किया था, उससे अकेले लड़ने वाला ये व्यक्ति था, समझो, महमूद गजनवी से। अब देखो
अलाउद्दल का नाम सुने होंगे, अलाउद्दल, इस पे गाना भी बना हुआ, अलाउद्दल पे एक गाना बना है, ठीक है। ये दोनों सेनानायक थे, बहुत वीर हुआ करते थे। अकेले दोनों ने ही ये गजनवी से गौरी से लड़ गए थे, ठीक है। ये दोनों ही पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। पृथ्वीराज चौहान से ये दोनों युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी, अल्लाह और उदल, ठीक है। दो सेनानायक हुआ करते थे, किसका, तो परमर्दी देव, परमर्दी देव के दरबार में रहते थे अल्लाह और उदल, और उनके बीच पृथ्वीराज चौहान के बीच और इनके बीच युद्ध जब होता है तो उसमें ये दोनों पृथ्वीराज चौहान से कई दिनों तक लड़ते हैं और लड़ने के उपरांत अपनी जान गंवा देते हैं ये दो योद्धा। इन पे गाना भी बना है, बहुत फेमस नाम है ये अल्लाह उदल। तो ये कहाँ रहते थे, तो परमर्दी देव के दरबार में रहते थे, ओके, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। अब एक चंदेल वंश का जो अंतिम शासक थे यही थे परमर्दी देव, जो 1202 ईस्वी में क्या करते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अपनी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। अब जब ये अधीनता स्वीकार करते हैं तो उनका एक मंत्री हुआ करता था, ठीक है, जिसका नाम था अजय देव। अजय देव, उसने इनकी हत्या कर दिया, किसकी, परमर्दी देव की, परमर्दी देव की हत्या कर दिया। कौन, तो अजय देव ने। क्यों किया था, क्योंकि इन्होंने एक तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। अब यहाँ देखो, यहाँ पे महमूद गजनवी की अधीनता स्वीकार करता है राज्यपाल, तो उसकी हत्या विद्यासागर के द्वारा कर दी जाती है। और यहाँ पे परमर्दी देव कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार करते हैं, तो इनकी हत्या अजय देव के द्वारा कर दी जाती है कि भैया आप अधीनता स्वीकार क्यों किए, आपको लड़ना चाहिए, भले आपकी जान चली जाती तो एक योद्धा की तरह आपका देश में सम्मान होता, लेकिन आपने तो अधीनता स्वीकार कर लिया, एक तरह से उसके सामने माथा टेक दिया कि हमसे ना हो पाएगा, हम आपका गुलाम बन के रहेंगे। तो भैया इसको अच्छा नहीं लगा, ये धड़ उड़ा दिया, उनका धड़ से सर काट दिया, है ना। कितना मजे की बात, ऐसा ही होना चाहिए। चलो, पहले के लोग ऐसे ही होते थे। आगे की बात करें तो सोलंकी वंश अथवा गुजरात वंश के चालुक्य शासक। अब सोलंकी वंश, ठीक है, ये इसके बारे में एक बहुत ही फेमस इस वंश से पूछता है, मतलब सोलंकी वंश से एक क्वेश्चन बनता है किसके बारे में, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में, ठीक है। तो पहले इसके संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। सोलंकी वंश का जो संस्थापक था वो मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी क्या थी, तो हरिद्वार थी। अब यहाँ से क्वेश्चन को जो बनता है एग्जाम में वो यही बनता है कि सोमनाथ मंदिर पर जब महमूद गजनवी आक्रमण किया था उस समय गुजरात के शासक कौन हुआ करते थे, तो उस समय गुजरात के जो शासक हुआ करते थे वो भीम प्रथम हुआ करते थे, भीम प्रथम। तो ये नाम आप लोग को याद कर रखना चाहिए कि भीम प्रथम के शासन काल में ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह लूट लिया था, ठीक है। तो देखो, भीम प्रथम के सामंत हुआ करते थे बीमल। इसी के सामंत क्या होता है, तो मान लो जैसे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो उस राज्य का जो राज्यपाल होता है, किसी एक राज्य का राज्यपाल होता है ना, उसको सामंत उस समय बोला जाता है। तो वही हुआ करते थे। भीम प्रथम के सामंत बीमल ने एक माउंट आबू पे, यहाँ पे आबू माउंट छूटा हुआ है, माउंट आबू पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। तो पूछता है ये क्वेश्चन, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू है, माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है, वहीं पे है। अब देखो, सोलंकी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो कौन था, तो जय सिंह सिद्धराज हुआ करता था। अब मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो सोलंकी वंशों ने करवाया था, सोलंकी वंश। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सोलंकी वंश के बारे में आगे बात करें अब हम लोग। तो सोलंकी वंश का जो अंतिम शासक हुआ करता था ना, अंतिम शासक, सॉरी हम तो सोलंकी वंश ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, ओके। तो सोलंकी वंश का अंतिम शासक जो हुआ करता था, ठीक है, वो कौन था, तो भीम द्वितीय था। भीम प्रथम के शासन काल में ही
मोहम्मद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया जाता है। लेकिन भीम द्वितीय जो था वो सोलंकी वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। भीम द्वितीय के एक सामंत जिसका नाम था लक्ष्मण प्रसाद, यहाँ लवण हो गया, लक्ष्मण प्रसाद, ठीक है, उसने गुजरात के बघेल वंश की स्थापना की थी। गुजरात में बघेल वंश था, उसकी स्थापना इसी ने की थी, लक्ष्मण प्रसाद। ओके, बघेल वंश का जो कर्ण द्वितीय था, कर्ण द्वितीय, वो अंतिम हिंदू शासक था। तो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक, ये क्वेश्चन बना हुआ है कि गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो कर्ण द्वितीय था। ओके, उसने अलाउद्दीन की सेनाओं के सामने क्या करता है, मुकाबला करता है और वहां पे उसकी जान चली जाती, ठीक है, जान चली जाती है। उसके बाद से तो ये वंश ही खत्म हो गया। जब वो खत्म हो गया, ये कर्ण द्वितीय, तो ये वंश ही खत्म हो जाता है, सोलंकी वंश। उसके बाद आते हैं कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी चेदी राजवंश, इसकी संस्थापक था और कोक्कल था। इसकी राजधानी क्या थी, त्रिपुरी थी, त्रिपुरी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ दे इसलिए। कलचुरी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गंगेदेव था, जिसने अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा था। ये खुद को अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा था। अब कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था वो कर्णदेव था। कौन था, तो कर्णदेव था। कर्णदेव, देखो कलिंग, जो अशोक ने कलिंग पे आक्रमण करके एक तरह से उसको विजय प्राप्त किया था, उसी कलिंग की बात कर रहे हैं। तो कलिंग पर विजय प्राप्त किया और अपने आप को त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि से नवाज दिया। समझे, ये जो कर्णदेव था वो कलिंग पर आक्रमण करता है और आक्रमण करके उसको जीत लेता है, और जीतने के बाद अपने आप को उसी नाम पे, कलिंग के नाम पे ही त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि ले लेता है, अपने आप को दे देता है उपाधि, ठीक है, समझे। खुद राजा था तो राजा ही अपने आप को उपाधि देगा ना, दूसरा कोई थोड़ी देगा। अब देखो, प्रसिद्ध कवि जो राजशेखर थे वो कलचुरी के दरबार में ही रहते थे। कलचुरी के दरबार में ही जो राजशेखर थे वो रहा करते थे। अब आते हैं सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश, ये सिसोदिया वंश अपने आप को क्या कहते थे, तो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। सिसोदिया वंश अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, और इनका जो शासन था वो मेवाड़ पे था। मेवाड़, महाराणा प्रताप वाला मेवाड़, वहीं पे ये शासन हुआ करते थे। उसकी राजधानी तो पता ही होगा, चित्तौड़। ओके, अपने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराने वाले जो सिसोदिया वंश के यानी चित्तौड़गढ़ के राजा हुआ करते थे, राणा कुंभा। राणा कुंभा का नाम सुना होगा। तो विजय स्तंभ, ये पूछता है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया। विजय के उपलक्ष्य में, यहाँ बहुत सारे विजय, एक तरह से युद्ध में इनको विजय की प्राप्ति हुई थी, तो उन्हीं विजय के उपलक्ष्य में उसी के विजय के नाम पे ही विजय स्तंभ की स्थापना कर दिया। किसने, राणा कुंभा ने। अब एक और क्वेश्चन बनता है, खतौली का युद्ध। ये क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में बहुत बनता है। खतौली का युद्ध कब हुआ था, तो 1518 ईस्वी में राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच, यानी दो लोगों के बीच खतौली का युद्ध होता है। तो ये सब फेमस क्वेश्चन हो जाते हैं। कौन कौन से, तो खतौली का युद्ध कब हुआ था, तो 1518 में हुआ था। किसके बीच, तो राणा संगा और मोहम्मद इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच। ओके, और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने करवाया था। ये दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बाकी कोई खास नहीं है इसमें। ओके, अब देखो हमारा टॉपिक आज का इतना ही रहने वाला है, क्योंकि प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से खत्म होता है, और कल से हम लोग बड़े ही बढ़िया से मध्यकालीन भारत के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और उस युग में चलेंगे, मध्यकालीन भारत के युग में चलेंगे। और वहीं से इतिहास में अगर क्वेश्चन पूछता है तो 50% वहीं से क्वेश्चन रहता है। प्राचीन भारत से तो कम क्वेश्चन रहता है, लेकिन मध्यकालीन भारत से अधिकतम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से, इसमें से ज्यादा एग्जाम देखने को, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आप लोग के देखने को मिलता है। ओके, तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।